चलिए यहाँ देख लीजिए, बिहार के मध्यकालीन इतिहास आज हम लोग को पढ़ेंगे। बिहार के मध्यकालीन इतिहास क्या रही, मध्यकालीन इतिहास में ये चीज़ जान लीजिए। सबसे पहले यहाँ लिखा है कि बिहार में इस्लामिक सत्ता का प्रवेश, बिहार में हुआ इस्लामिक सत्ता का प्रवेश कब से हुआ, तो 1193 से। कब से हो गया? 1193 से लेकर 1206 के मध्य जो है ना इस्लामिक सत्ता का प्रवेश हुआ। बोला है बिहार और उड़ीसा पर बख्तियार खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया। ये पूछा जाता है कि किस मतलब टेन्यूर में जो है बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था। तो बख्तियार पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो है ना यही है बख्तियार खिलजी। आप बख्तियार खिलजी को याद रखेंगे। और उसके बाद है 1525 में ईस्वी में 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण किया था। मतलब इल्तुतमिश जो है कब किया था बिहार पर आक्रमण, तो 1225 में। 1324 ईस्वी में बिहार पर तुर्कों का वर्चस्व हो गया। तुर्क का वर्चस्व जो है 1324 में बिहार पर 1324 में हुआ है। 1595 से 96 ईस्वी के आसपास सिकंदर लोदी ने 1495 और 96 के आसपास सिकंदर लोदी ने, ठीक है, दरिया खान नुहानी 1495 से 96 के आसपास जो है ना लोदी ने बिहार के राज्यपाल दरिया खान नुहानी को बनाया था। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि जो लोदी है वो बिहार के राज्यपाल किसे बनाया गया था, लोदी के द्वारा। तो दरिया खान नुहानी को बनाया गया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कब हुआ था ये टेन्यूर याद रखना है। 1534 ईस्वी में 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ के युद्ध में शेर शाह ने बंगाल के महमूद शाह को पराजित किया था। ठीक है, 1534 ईस्वी में शेर शाह नामक व्यक्ति ने क्या किया था, बंगाल के महमूद शाह को पराजित किया। और 1540 ईस्वी में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया कन्नौज में। हालांकि इसके साथ जो है ना एक युद्ध और हुआ है जिसको हम चौसा का युद्ध के नाम से जानते हैं। तो चौसा के युद्ध में भी लगभग पराजित हुआ है हुमायूं। और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध एक ही नाम है, या तो बिलग्राम आ जाएगा या तो कन्नौज आ जाएगा। तो याद रखिएगा, कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, बिलग्राम यहाँ लिखा हुआ है, तो दोनों आपको ध्यान रखना, या तो बिलग्राम पूछेगा या तो कन्नौज पूछेगा। तो कब हुआ था, तो 1540 में किसके बीच हुआ, तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। ठीक है, कौन विजित हुआ, तो विजित हुआ था शेर शाह। और तभी से हुमायूं जो है ना घुमक्कर के जीवन जीने लगा। मतलब 1540 में जब हुमायूं पराजित हो गया तो दिल्ली पर कब्जा कर लिया इसने शेर शाह ने। याद रखिएगा, शेर शाह का मकबरा सासाराम में है जो कि बिहार में पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि सासाराम, और शेर शाह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीते जी मकबरा बनवाया था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पड़ता है, रोहतासगढ़ किला। ठीक है, रोहतासगढ़ किला है रोहतास में, वहीं पे सासाराम पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये एक पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है, लोग यहाँ पर घूमने भी जाते हैं, इसीलिए ध्यान रखना है। 1543 ईस्वी में रायसीना विजय, 1543 में रायसीना विजय हुआ। उसके बाद 1544 में मेवाड़ पर उसने विजय प्राप्त किया। ठीक है, मेवाड़ पर उसने विजय प्राप्त किया। और 1545 में शेर शाह की मृत्यु हो गई। यानी कि उसकी विजित राज्य जो है ना रायसीना को कब जीता, तो 1543 में। 1544 में उसने मेवाड़ को जीत लिया। और 1545 में खुद वो जो है ना खुद उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, याद रखना। 1574 से 75 ईस्वी में बिहार पुनः मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। अर्थात जब अकबर का शासनकाल आ गया तो फिर से बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया। अर्थात कहने का मतलब है कि मुगलों ने फिर से अपना सत्ता मतलब अपनिया लिया था बिहार को। अर्थात बीच में शेरशाह सूरी आ गया तो शेरशाह सूरी का राज आ गया। फिर आगे चल कर के हुमायूं जो है ना हरा देता है शेरशाह वंश को, और लास्ट में फिर से मुगल वंश आ जाता है। तो मुगल वंश तो कब बिहार को कब अपना लिया गया, तो 1574 से 75 में। आगे बोला है औरंगजेब ने बिहार का सूबेदार अजीमुस्सान, ठीक है, अजीमुस्सान को बनाया था। याद रखिएगा, अजीमुस्सान को बिहार का जो है ना सूबेदार बनाया था। पूछा जाता है कि औरंगजेब ने किसको सूबेदार बनाया था बिहार का, तो अजीमुस्सान। ठीक है, इसने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया, और यही अजीमुस्सान जो है पटना का नाम अजीमाबाद में बदल दिया। ठीक है, तो पटना का अजीमाबाद बदलने वाला व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाता है। एक है फारुखसियर,
का राज्याभिषेक पटना में हुआ। पूछा जाता है कि फारुखसियर का जो है ना राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो फारुखसियर का राज्याभिषेक जो है पटना में हुआ। ये मुगल प्रशासक ही हैं, ठीक है। ये फारुखसियर कौन है, तो ये मुगल प्रशासक ही हैं, याद रखिएगा। जब हम मुगल प्रशासन पढ़ाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। आगे बोला है सिख धर्म के बारे में बताया है। ये तो हो गया आपको जनरली। यहाँ देखिए शेरशाह का मकबरा है जो कि रोहतास में, ये फिगर थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहूँगा। यही से यही सासाराम का शेरशाह का मकबरा है। जाइएगा तो कभी विजिट करके रोहतास में ज़रूर देखिएगा कि कैसा कितना भव्य दृष्टि, ठीक है, एक पर्यटक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। सिख धर्म बिहार में क्या रही सिख धर्म, जैसा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म हम आपको इस पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं। अब हम सिख धर्म के बारे में बताएंगे। सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव थे, ठीक है। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक देव, और 1506 ईस्वी में बिहार की यात्रा किए थे। तो पूछा जाता है कि इस गुरु नानक जी जो है ना बिहार में पहली बार कब आए थे, तो 1506 ईस्वी में। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह, और लास्ट और अंतिम गुरु जो हुए वो 10वें गुरु हुए, उसका नाम गुरु गोविंद सिंह था। इनका जन्म 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। मतलब सिख के गुरु का लास्ट गुरु जो हुए उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। कब हुआ था, 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो खालसा पंथ बनाने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था या किस सिख गुरु ने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह। किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। और इनकी मृत्यु 1708 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु जो हुआ 1708 ईस्वी में हो गया। इतना बात आपको सिख धर्म बिहार से रिलेटेड है, इसलिए आपको बिहार के बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे है कि वुई सेन का बोध गया अभिलेख, बिहार शरीफ का पत्थर अभिलेख, फिरोज तुगलक का राजगृह अभिलेख, जैन अभिलेख इत्यादि में प्रचुर पुरातात्विक सामग्री उपलब्ध है। मतलब ये सारे जो अभिलेख का नाम किया है कि बोध गया में हो गया, बोध गया का अभिलेख जो है ना बुइसेन है, बिहार शरीफ में है पत्थर अभिलेख है। उसके बाद है पूछा जाता है कि पत्थर अभिलेख कहाँ पे है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक का राजगृह अभिलेख कहाँ पर है, राजगृह में है, नालंदा में पड़ता है। इस तरह से आपको अभिलेख का प्रमाण जो है ना आपको मिलता है। पुरातात्विक प्रमाण मतलब ऐतिहासिक प्रमाण जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे। आगे है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ है कि दरभंगा राजवंश के संस्थापक महेश ठाकुर। पूछा जाता है कि दरभंगा राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो महेश ठाकुर। ये बात को आपको ध्यान रखना है। अब तबकात नासिरी, बिहार का जो है ना प्रमाण कहाँ से हमको इस बिहार की जानकारी मिलती है, तो तबकात नासिरी में मिलती है। पहली बार बिहार की जानकारी हमें तबकात नासिरी में मिलती है। और ये तबकात नासिरी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है मिनहाज उस सिराज। तो आपको मिनहाज उस सिराज का नाम याद रखना है, क्योंकि उसने तबकात नासिरी लिखा है और ये इसमें पहली बार बिहार की चर्चा हुई है, इसीलिए तबकात नासिरी हमको याद रखना है। उसके बाद है तारीख फिरोज शाही में भी बिहार का चर्चा है। तो ये किसने लिखा है, तो ये बर्नी ने लिखा है, बर्नी ने लिखा है, ठीक है। और है आगे है बसातीनुल उत्स, इख्सान दहलवी ने बस्तीनुल उन्स को लिखा है। वही अकबरनामा में भी बिहार की चर्चा है। तो अकबरनामा अबुल फजल है, ठीक है। याद रखिएगा कि अकबरनामा के तीसरे खंड को हम आईने अकबरी कहते हैं, ये बात ध्यान रख लीजिए। अकबरनामा के तीसरे खंड को आईने अकबरी। अकबरनामा के 3 खंड हुए, एक खंड का नाम आपका है 3 खंड हुए, 3 खंड में तीसरा खंड आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, ये बात ध्यान रख लिए। लेकिन आईने अकबरी का पूछा जाता है कितने भाग है, तो 5 भाग है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि अकबरनामा के 3 भाग, तीसरे खंड को आईने अकबरी के 5 भाग है, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और उसमें हमको अकबर का इतिहास मिलता है, अबुल फजल ने लिखा है, ये बात ध्यान रखना है। तुजु के बाबरी तुर्की में लिखा गया था। ये पूछा जाता है कि तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था, तो तुर्की में लिखा गया था। ये किसकी आत्मकथा है, तो बाबर की आत्मकथा है, अर्थात बाबर ने खुद से लिखा है, इसीलिए हम बाबर की आत्मकथा होता क्या है, जब हम अपना जीवनी खुद लिखते हैं तो हम उसको कहते हैं ऑटोग्राफी, मतलब
आत्मकथा, ठीक है। अब बायोग्राफी जो होता है वो दूसरे के द्वारा लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो ये तुजू के बाबर के द्वारा लिखा गया है। और तुजू के जहांगीर जहांगीर के द्वारा लिखा गया है। तो जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है? तुजू के जहांगीरी। ये बात आपको ध्यान रखना है, इतना बात मैंने आपको बता दिया है मिडल काल से। आगे है सूफी मत। सूफी मत का विचारधारा पढ़ेंगे कि सूफी मत का विचारधारा क्या रही, ठीक है। तो ये ध्यान में कर लीजिए कि सूफीवाद इस्लाम की एक उदारवादी एवं रहस्यवादी विचारधारा है। मतलब इस्लाम में एक उदारवादी विचारधारा का जन्म हुआ, ठीक है। उसी को हम सूफीवाद के नाम से जानते हैं। सूफीवाद किसे कहते हैं? तो ये सिंपल भाषा में इस्लाम के उदारवादी विचारधारा को हम कहते हैं सूफीवाद। ऐसे इस्लाम कट्टरपंथी होते हैं, लेकिन जब उदारवादी विचारधारा पैदा लिया इस्लामों में तो हम उसको सूफीवाद, जैसे सूफी का मतलब होता है संत, सूफी का मतलब संत होता है, और हम हिंदुओं में उसको हम संत बोलते हैं और मुसलमान के संत को हम सूफी बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में आ गया होगा। अब है रबिया आरंभिक सूफी संत। रबिया आरंभिक सूफी संत मतलब रबिया जो हुआ पहला सूफी संत हुआ। आईने अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों का मतलब सूफी सिलसिलों का उल्लेख है। मतलब कि कहाँ पे 14 को सिलसिला का उल्लेख मिलता है? तो आपको आईने अकबरी में। आईने अकबरी मैंने अभी बताया है कि कौन लिखा है। दो संप्रदाय बसरा, जिसको हम शरीयत को मानने वाला, ठीक है। एक बसरा होता है और एक बेसरा होता है, ठीक है। दो संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलता है, एक बसरा और एक बेसरा। बसरा का मतलब है शरीयत को मानने वाला और बेसरा का मतलब नहीं मानने वाला। जो शरीयत को मानता है उसको बसरा और जो नहीं मानता है उसको बेसरा, ठीक है। अब नहीं में मतलब है बेसरा, ठीक है, याद कर लीजिए। हाँ में हो गया बसरा। अब आगे बढ़ जाते हैं, सिलसिला के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इन सिलसिलाओं से पूछा जाता है। तो सिलसिला कौन कौन है ये जान लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं चिश्ती सिलसिला, ठीक है, जिसको बसरा कहते हैं, और बसरा का मतलब है शरीयत को मानने वाला। उसके बाद है सुहारवर्दी सिलसिला। सुहारवर्दी सिलसिला बसरा, ठीक है, ये भी शरीयत को मानने वाला, ठीक है। उसके बाद है कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला ये मौजूद नहीं है कि बसरा है या बेसरा। आगे है कुब्रबिया सिलसिला है, फिरदौसी सिलसिला है, नक्शबंदी सिलसिला है, जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब ये ध्यान कर लीजिए कि कौन किसके संस्थापक रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चिश्ती सिलसिला सबसे पहला सिलसिला है। पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला सिलसिला किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था? तो किसके द्वारा था? निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। किसका? निजामुद्दीन औलिया। इसका एक नाम उपनाम और भी था, ये ध्यान रखें, महबूब-ए-इलाही। क्या नाम था? महबूब-ए-इलाही, ठीक है। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन हुए? महबूब-ए-इलाही या निजामुद्दीन, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, आगे है मुईदीन चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया और इसका भी नाम आता है, मुईदीन चिश्ती का नाम भी आता है। या तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ठीक है, मोहम्मद गोरी के समय ये था, और उसके बाद जो है ना निजामुद्दीन औलिया का भी नाम आपको ध्यान रखना है। ये मानने वाले प्रमुख, हालांकि संस्थापक यही हुए, ठीक है। संस्थापक के रूप में पूछा जाए, हाँ, मुईदीन को याद रखिएगा, कौन है? मुईनुद्दीन संस्थापक के रूप में आ गया। इसमें को मानने वाला ही होता, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया भी मानने वाला था। सुहारवर्दी को बनाने वाला था जलाउद्दीन तबरीजी और बहाउद्दीन जकारिया। बहाउद्दीन जकारिया को याद रखिएगा। जलाउद्दीन तबरीजी भी है और बहाउद्दीन जकारिया भी है। तो याद रखिएगा कि सुहारवर्दी को कौन बनाया? जलाउद्दीन तबरीजी और बहाउद्दीन जकारिया। वही कादरी सिलसिला को कौन है? तो सैयद मोहम्मद गिलानी। सैयद मोहम्मद गिलानी, ठीक है, सैयद मोहम्मद गिलानी। और कुबरिया सिलसिला का है नजुद्दीन अल कुबरा है। और फिरदौसी सिलसिला का शेख बहाउद्दीन समरकंदी है। ख्वाजा वली बिल्ला जो है ना नक्शबंदी का है। ये बात ध्यान रखें। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें इसमें से जान लेते हैं कि क्या क्या रही इनकी इम्पोर्टेंट सी। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, यहाँ है कि बोला है चिश्ती संत यौगिक क्रियाओं के में समाज सेवा में अद्वैतवाद में विश्वास रखते थे। मतलब जो भी चिश्ती थे वे अद्वैतवाद में विश्वास रखते थे और समाज के सेवा में विश्वास रखते थे। चिश्ती संत धन संचय, शासक वर्ग के संपर्क में रहना, सामान्य परंपराओं से विश्वास नहीं रखते थे। मतलब वे नहीं चाहते थे कि हम शासक वर्ग से संपर्क रखें। मतलब किसी संन्यास परंपराओं में, मतलब कहने का मतलब है विश्वास नहीं रखते थे, सन्यासी नहीं बनना चाहते थे और
एक मिनट, शासक वर्ग में संपर्क में रहना और संन्यास वर्ग परंपराओं में विश्वास नहीं रखते थे। संन्यास में विश्वास नहीं रखते थे और संपर्क में विश्वास नहीं रखते थे, ये दोनों चीज़ में ध्यान रखना है। उसके बाद है भारत में चिश्ती सिलसिला अजमेर, ठीक है, अजमेर में, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश, पंजाब में, बिहार में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, दक्षिण भारत के फैले बाबा फरीद मसूद के काव्य गीत आदि ग्रंथ। ये पूछा जाता है कि किसका मतलब आदि ग्रंथ में किस मुस्लिम संत का चर्चा है, तो बाबा फरीद की। ये बात ध्यान रखिए, ये एग्जाम में पूछा गया कि किस ग्रंथ में है, तो आदि ग्रंथ में, ठीक है। ये आदि ग्रंथ सिख का है और उस सिख के ग्रंथ में बाबा फरीद की चर्चा है। कहीं ना कहीं उदारवादी नीति रहा जिसके कारण बाबा फरीद की चर्चा उस आदि ग्रंथ में मिलता है, ठीक है। इसके प्रमुख शिष्य हजरत निजामुद्दीन औलिया, इसके प्रमुख शिष्य का क्या नाम था, हजरत निजामुद्दीन औलिया। यहाँ निजामुद्दीन औलिया की चर्चा है। निजामुद्दीन औलिया बोला है सात सुल्तानों को देखने वाले बदायूं में जन्म निजामुद्दीन औलिया। इसका जन्म कहाँ हुआ था, बदायूं में। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने अपना, इसका महमूद इलाही दूसरा नाम था, कर्म क्षेत्र दिल्ली के पास, ठीक है, दिल्ली के पास एक जगह है ग्यासपुर में बनाया था। कहाँ पे बनाया था, ग्यासपुर में। तो निजामुद्दीन औलिया जो है ग्यासपुर में बनाया था। इनका लोकप्रिय जो है, परेशान हो ग्यासुद्दीन तुगलक ने इन्हें दिल्ली छोड़ देने का आदेश दिया। यानी कहने का मतलब है लोकप्रिय से परेशान हो गया था ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक नहीं चाहता था कि भाई मेरे अलावा किसी का लोकप्रियता बढ़े। ऐसी परिस्थिति में लोकप्रियता इसकी निजामुद्दीन औलिया की लोकप्रियता ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण ग्यासुद्दीन ने तुगलक ने कह दिया कि तुम दिल्ली छोड़ दो। दिल्ली छोड़ने का आदेश ग्यासुद्दीन तुगलक ने इसे दे दिया। काहे दे दिया मैंने बता दिया, ठीक है, लोकप्रियता बढ़ने के कारण आदेश दिया। आगे बोला है कि जिस पर उन्होंने हुजूर दिल्ली दुरस्त कहा। हुजूर दिल्ली दुरस्त, यानी कहने के जब दिल्ली छोड़ने की बात कहा तो उसने क्या कहा, हुजूर दिल्ली दुरस्त। मतलब ये पूछा जाता है, दिल्ली दुरस्त का मतलब है कि जब आप हमको देखने आइएगा या ढूंढने आइएगा तो आपको हम दिल्ली से दूर नजर आएंगे। ये इसका कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि दिल्ली दुरस्त का मतलब है कि आप हमको ढूंढ पाइएगा नहीं। ये चीज़ निजामुद्दीन औलिया। तो पूछा जाता है कि हुजूर दिल्ली दुरस्त जो है किसको कहा गया और क्यों कहा गया। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने इनकी इच्छा से विरुद्ध इनका मकबरा दिल्ली में बनवाया। उसके मन नहीं था। हाँ, मन नहीं था कि इनका दिल्ली में मकबरा इनका बने, लेकिन ज़बरदस्ती मोहम्मद तुगलक ने क्या कर दिया, MBT जिसको कहते हैं, इसने क्या कर दिया, दिल्ली में इसका मकबरा बनवाया। औलिया संगीत में अत्यधिक रुचि रखते थे, संगीत प्रेमी थे, जिसके कारण इन पर मुकदमा चलाया गया। मतलब जिसके कारण इन पर क्या केस हुआ। और अमीर खुसरो औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। औलिया का मतलब निजामुद्दीन औलिया। तो पूछा जाता है कि अमीर खुसरो किसका शिष्य थे, तो निजामुद्दीन औलिया को, ध्यान रखिएगा। आगे अब हम जलाउद्दीन तबरीजी के बारे में बात करेंगे। इसने सुहारवर्दी सिलसिला का स्थापना किया था। तो मैंने बता दिया है कि उसका क्षेत्र कहाँ रहा, क्या रहा, उसके रिलेटेड जो शासक हुए क्या किए या क्या बोले, ये सारी चीज़ों को मैंने बता दिया है। अब हम सुहारवर्दी सिलसिला की चर्चा कर रहे हैं। चिश्ती सिलसिले के विपरीत सुहारवर्दी, ठीक है, आराम पसंद जीवन में विश्वास रखते थे। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो है ना आरामदायक जीवन विश्वास करते थे, इसीलिए ये जो है शरीयत को नहीं मानते थे। किसको नहीं मानते थे, यहाँ लिखा हुआ है बसरा से थे। किससे थे, नहीं, तो शरीयत को मानने वाला कौन, बसरा का। हालांकि ये शरीयत को, लेकिन आरामदायक जीवन जीना चाहते थे। ये राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते थे और राजनीति में भी भाग लेते थे, ठीक है। सुहारवर्दी का मानना था कि यदि दिल निर्मल हो तो धन के संचय और वितरण दोनों में दोष नहीं है। ये लोग धन का संचय नहीं किया था, ठीक है, लेकिन ये लोग धन का संचय किया था। कारण ये था कि ये लोग का मानना था कि अगर दिल निर्मल हो, मन अगर चंगा हो तो कठौती में गंगा हो। इस तरह की कहानी आपने सुना होगा। तो यही चीज़ इसका कहना है कि अगर आपके मन अच्छे हैं तो स्वाभाविक है कि अगर धन आप संचय करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों का कहना था। आगे हम आप बताएंगे आपको कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला में देखिए, कादरी पंथ के प्रसिद्ध संत मियाँ मीर
संत मियां मीर और थे, जहाँ शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह, शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह कादरी मत के को मानते थे। मतलब जो शाहजहां का पुत्र था वो दारा शिकोह वो कादरी मत को मानता था। इस पंथ के संस्थापक शाह अब्दुल थे। कौन थे? शाह अब्दुल। हाँ, शाह अब्दुल्ला थे। पंथ का मुख्य संत ग्वालियर के मोहम्मद गौस, गौम है, गौस होना चाहिए, थे मोहम्मद, हाँ गौस होगा, मोहम्मद गौस है। वह हाजी हमीद हसन के शिष्य थे और रचित पुस्तकों का जवाहर ए, तो ये सारे चीज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कादरी सिलसिला जो है ना मियां मीर का नाम आता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इस मत के मान्यता कि पीर या शेख अन्य संतों या पैगंबरों ईश्वर तक के सीधा संपर्क रखता है। मतलब इसका मानना था कि जो भी पीर है होते हैं, जो भी संत होते हैं, वो ईश्वर से संपर्क रखते हैं। तो पूछा जाता है कि किस सिलसिला में जो है ना ये कहा गया है कि ईश्वर से सीधा संपर्क जो है ना संत रखते हैं, तो कौन? कादरी। आगे है कुब्रिया सिलसिला। तो इनका प्रसार मात्र कश्मीर में हुआ। तो याद रखिएगा कि वह सिलसिला का नाम बताइए जिसका प्रसार मात्र पूरे भारत में न होकर सिर्फ कश्मीर में ही सिमट गया, तो वो है आपका कुब्रिया। ठीक है, कुब्रिया है। आगे है अगला फिरदौसी सिलसिला। फिरदौसी सिलसिला जो है ना शेख बहाउद्दीन समरकंदी है, याद रखिएगा। इसका संस्थापक का नाम तो आप याद ही कर लीजिए क्योंकि ये पूछा जाता है। और यह सोहारवर्दी की एक शाखा है तथा बिहार में सर्वाधिक प्रचलित हुआ था, इसीलिए आपको हम कहें कि याद ही कर लीजिए। ठीक है, सुहार पूछा जाता है कि बिहार में प्रचलित सिलसिला का क्या नाम है, तो आपको मैंने बताया सुहार फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी। फिरदौसी सिलसिला बिहार में प्रचलित सिलसिला है, इसलिए अगर आप बिहार के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको फिरदौसी को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अभी फिरदौसी जो है सुहारवर्दी का ही एक शाखा था, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब है नक्शबंदी। नक्शबंदी के संस्थापक है ख्वाजा वलीउल्लाह। इस जो है वलीउल्लाह है, यह सबसे रूढ़िवादी सूफी संत था। मतलब कहने का मतलब परंपरा पर अधिक विश्वास करने वाला या कट्टरपंथी जिसको कहिए, यही नक्शबंदी था। ठीक है, यह अकबर की उदार नीतियों का कड़ा विरोध किया। मतलब अकबर जो भी उदारता दिखाता था अन्य लोगों पर, अन्य धर्म के लोगों पर, तो ये विरोध करता था नक्शबंदी। तो याद रखिएगा कि अकबर के उदारता नियम पर विरोध करने वाला कौन था? तो नक्शबंदी सिलसिला। ये बात आपको ध्यान रखना है। बिहार में सुहारवर्दी संप्रदाय की फिरदौसी शाखा का विकास हुआ। मतलब बिहार में आपको फिरदौसी फिर से बता दिया है, नोट में यहाँ लिख दिया है कि फिरदौसी शाखा का विकास हुआ, जिसके महानतम संत सरफुद्दीन मनेरी, और ये मनेरी का नाम भी याद रखिएगा। मतलब जिसका महानतम संत के रूप में कौन जाने जाते हैं? सरफुद्दीन मनेरी। तो सरफुद्दीन मनेरी को और फिरदौसी सिलसिला को आप इस पूरे जो पढ़े हैं, बिहार की दृष्टि से दो बातें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे अन्य एग्जाम देने जाते हैं तो उसके लिए भी आपको सारा चीज़ देखना होगा, लेकिन बिहार के लिए ये दो बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे देख लीजिए बिहार में जनजातीय आंदोलन। बिहार में क्या हुआ? जनजाति आंदोलन। तो बिहार में कौन कौन जनजाति कब हुआ, इन सभी आंदोलनों के बारे में हम पढ़ेंगे। देख लीजिए ये सारा बिहार में जनजाति आंदोलन का है। यहाँ प्रथम नंबर में यहाँ दिया है, सबसे पहले यहाँ हुआ है तमार विद्रोह। ठीक है, पहले 1789 से 99 तक चला था छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर तभी बिहार में था, अभी झारखंड में चला गया है, याद रखिएगा। ये छोटा नागपुर में हुआ था तमार विद्रोह। भोलानाथ सहाय, ठीक है, भोलानाथ सहाय और मानकी, इसका नाम दिया हुआ है, मतलब कौन कौन इसमें भाग लिए थे। तो भोलानाथ को खाली आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और तमार विद्रोह सबसे पहले हुआ है, ये बात ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद हुआ है हो विद्रोह। ठीक है, हो विद्रोह 1820 से 21 में। ठीक है, कोल्हन पेटो सरदार, कोल्हन पेटो सरदार जो है ने किया था। कारण इसका था भूमि में टैक्स में वृद्धि। मतलब किस कारण से हुआ था हो विद्रोह, तो ये ध्यान रखिएगा, टैक्स में वृद्धि के कारण, और पोटो सरदार के द्वारा किया गया था, इस बात को ध्यान रखिए। आगे है तीसरा है कोल विद्रोह। ठीक है, पहले तमार बताएं, फिर हो बताएं, फिर कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो हुआ है 1831 से 32 में हुआ है, और ये भी छोटा नागपुर में हुआ है। तमार विद्रोह भी छोटा नागपुर में हुआ। ठीक है, और छोटा नागपुर में कहाँ? तो सिंहभूम क्षेत्र जहाँ पड़ता है, ठीक है, पलामू में हुआ था। पलामू और सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। सिंगराई, मनकारी, ये जगहों का नाम दिया हुआ है। अभी यह ध्यान रखना है कि बुद्धू भगत कौन है? ऐसे बुद्धू नहीं लिखा है यहाँ पे, बुद्ध है, लेकिन बुद्धू भगत आता है। बुद्धू भगत और बिदराई मंकी। तो बुद्धू भगत का नाम एग्जाम में काफ़ी बार आया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोल विद्रोह को करने वाला, और कब हुआ था? तो 1831
31 से 32 में, 1820 से 21 में मैंने बताया हो विद्रोह, और 1799 से 89 में मैंने बताया 1789 से 99 में बताया तमार विद्रोह। अब चौथा है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कोई भी आप बिहार पुलिस देने जा रहे हैं, बिहार दरोगा देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहावी आंदोलन काफ़ी चर्चित रहा है। 1828 से लेकर 88 तक चला है ये, 1828 तक से लेकर के 88 तक। अब ये जो है ना बिहार, ये लगभग बिहार ही में नहीं, भारतों में और भारत के अन्य क्षेत्र में हुआ है, लेकिन इसका मुख्य केंद्र जो था पटना में था। तो पूछा जाता है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो पटना में था। ठीक है, विलायत और इनायत अली के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, विनायत अली और इनायत आंदोलन फरायजी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, और इस आंदोलन का दूसरा नाम फरायजी आंदोलन है। तो पूछा जाता है कि फरायजी आंदोलन जो है ना किसने चलाया था, तो विनायत अली और इनायत अली। इसका मुख्य केंद्र कहाँ था, तो पटना। फरायजी आंदोलन, ठीक है, फरायजी आंदोलन या बहावी आंदोलन दोनों सेम ही होता है, याद रखिएगा। तथा इसके नेता शाहजी शरीयतुल्लाह थे। नेता कौन थे, शाहजी शरीयतुल्लाह। शाहजी शरीयतुल्लाह को बहावी आंदोलन से जोड़ करके याद रखेंगे। अगला है आपका भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह जो हुआ था 1832 से लेकर के 33 में। याद कर लीजिए कि 28-30 से जो के बीच में जो है ना काफ़ी विद्रोह हुए थे, जिसमें आप देख लिए अभी 30-31 में देखे थे इससे पहले, उसके बाद 28 से 88 देख लिए, फिर 32 से 33 देख रहे हैं। इसका मतलब इसके बीच में जो है ना काफ़ी विद्रोह हुआ है। यहाँ बड़ा भूमि क्षेत्र में हुआ था, गंगा नारायण इसके जो है ना करने वाले थे, तो गंगा नारायण का याद रखना है यहाँ इस पे जो है हाजी शरीयतुल्लाह का नाम ध्यान रखना है। अगला है आपको संथाल विद्रोह। देख लीजिए संथाल विद्रोह जो हुआ है, संथाल विद्रोह जो है ना एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में जुड़ गया था, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आगे चल करके ये राष्ट्रीय विद्रोह में शामिल हो गया था। क्योंकि सैनिक विद्रोह हुए थे उसके बाद 56 के बाद जो है ना, ये ध्यान कर लीजिए 1855-56 में। तो याद रखिएगा कि सैनिक विद्रोह के समय जो है ना उसके पहले ठीक पहले कौन सा आंदोलन हुआ था, तो ये संथाल आंदोलन हुआ था। ठीक है, संथाल विद्रोह जिसको कहते हैं। संथाल परगना में ये हुआ था। कहाँ हुआ था, संथाल परगना में, मतलब क्षेत्र का नाम भी पूछ लिया जाता है कहाँ पे हुए थे, तो संथाल परगना। इसके जो नेता है सिद्धू और कानू, सिद्धू कानू चांद भैरव। सिद्धू कानू और चांद भैरव का नाम याद रखिएगा, सिद्धू कानू चांद भैरव। ठीक है, 1857 के से पहले, ठीक पहले 1855 से 56 संथाल विद्रोह। अब हम आगे बात करेंगे। अगला विद्रोह आपका है, छठा हो गया, सातवां मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह मुंडा जनजाति ने किया था, याद रखिएगा। अब बिरसा मुंडा को तो सभी कुछ पता है कि बिरसा मुंडा जो है ना झारखंड से है, और 9 जून 1900 की मृत्यु हो गया इसको। ठीक है, 9 जून 1900 को मृत्यु हो गया। ये 99 से 1900, कभी कभी 1899 भी ऑप्शन आता है, कभी कभी 1900 भी आता है, तो 1900 भी आप लगा सकते हैं। 1899 रहेगा तो 1899 रखना। ठीक है, याद रखना है। हालांकि ये 95 से 1900 तक के बीच में हुआ था, तो कभी कभी इसके बीच में भी ऑप्शन रहेगा तो वहाँ पे लगा देना है, छोड़ना नहीं है, याद रखिएगा। हाँ, 95 से लेकर के 1900 तक के बीच की बात याद रखिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे 1800 मेनली विद्रोह जो हुआ था 99 और 1900 के बीच में हुआ था, याद है। ये है देखिए तमार विद्रोह का साइन दिया हुआ है, ये है मुंडा विद्रोह का साइन है, और ये जो है आपको ताना भगत आंदोलन। ठीक है, ताना भगत आंदोलन। अब देखिए ताना भगत आंदोलन की चर्चा करने वाले हैं। ताना भगत आंदोलन जो है ना, यहाँ देखिए 1914, मतलब सबसे बाद में अगर कोई आंदोलन दिख रहा है तो कौन है, ताना भगत आंदोलन। 1914 से लेकर के 19 तक। ठीक है, 1914 से 19 याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन सा आंदोलन हुआ, तो ताना भगत। द्वितीय विश्व युद्ध 14 से लेकर के 18 तक चला था ना, सॉरी द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध 14 से लेकर के 18 तक। तो याद रखिएगा उस समय कौन सा आंदोलन चला, तो ताना भगत आंदोलन। और ये जतरा भगत और सिद्धू भगत। ठीक है, अभी हम इससे पहले सिद्धू कान्हू के बात और चांद भैरव की बात किए थे, जो कि आपका याद ध्यान में कर लीजिए। चांद भैरव और सिद्धू कान्हू का जो चर्चा किए हैं वो इसमें की है, संथाल में। किसमें की है, संथाल में। और यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है। और यहाँ पे जो यहाँ पे है जतरा भगत और सिद्धू भगत, तो ये अलग है, जतरा भगत और सिद्धू भगत। ठीक है, गांधी जी प्रेरित, बोला है गांधी से प्रेरित इसके सदस्य अहिंसा विद्रोही किया। ठीक है, अहिंसक विद्रोह किया, यानी कहने का मतलब हिंसा नहीं किया था, अहिंसक विद्रोह किया था। तो पूछा जाता है कि कौन सा जो विद्रोह हुआ था वो गांधी जी से प्रेरित थे। तो गांधी जी से प्रेरित होने वाला विद्रोह जो है आपको है ताना भगत। ठीक है, ताना भगत। अब देख लीजिए राष्ट्रीय आंदोलन बिहार की भूमिका। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका। तो राष्ट्रीय आंदोलन
उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। मतलब ये सारा जो विद्रोह था ये छोट मोटा स्तर पर हुए थे। जितना भी विद्रोह किए छोट मोटा स्तर पर, मतलब किसी आदिवासियों ने, कहीं कहीं के आदिवासियों ने शुरू किया था। तो कौन कहाँ किया था मैंने नाम बता दिया है। अब जो है राष्ट्र के स्तर पर विद्रोह हुए। राष्ट्र के स्तर पर आपको पता होगा 12 जून 1897। हालांकि ये 10 मई 1857 को ही शुरू हो गया था मेरठ से, लेकिन बिहार में कब शुरू हुआ, तो बिहार में 12 जून 1857, याद रखिए, ठीक है। बिहार में 12 जून 1857 को ये विद्रोह हुआ था, जिसको हम सैनिक विद्रोह के नाम से जानते हैं। 1857 का विद्रोह क्या है, एक सैनिक विद्रोह है, ठीक है। ऐसे यहाँ देख लीजिए, बोला है 30वीं रेजिमेंट की टुकड़ी। कौन रेजिमेंट थे, 30वीं, ठीक है। टुकड़ी द्वारा स्थानीय मेजर की हत्या, मतलब जो स्थानीय मेजर था 30वां रेजिडेंट ने क्या कर दिया, उसकी हत्या कर दिया। बिहार में विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है और यहीं से बिहार में विद्रोह होना शुरू हो गया।